अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 अप्रैल 2026 है और सोमवार का दिन है। मेरे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ईरान से है, मशरिक़ वस्ता से है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जिस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है और आंख मचोली हो रही है, उससे इसका ताल्लुक है। लेकिन जो पहली खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में एक बड़ी छोटी सी सुर्खी है, किसी अखबार की मेजर हेडलाइन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी टेलीविज़न चैनल ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, कहीं इसका बहुत चर्चा नहीं है, कहीं इसका दावा नहीं किया गया, कहीं इसका क्लेम नहीं किया गया। लेकिन जब मैंने इस खबर को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की रीढ़ की हड्डी भी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान ने ईरान को फैसिलिटेट करने के लिए और ईरान की मदद करने के लिए ओवरलैंड ट्रांजिट फैसिलिटी जो है वो ईरान को दे दी है। अब आप थोड़ा इसकी अहमियत समझानी पड़ेगी आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 2026 से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहला राउंड हुआ नेगोशिएशन का पाकिस्तान में, उसके फ़ौरन बाद से ईरान का नेवल ब्लॉकेट, समुद्री मुहासरा शुरू किया हुआ है, जिसमें अमेरिका के इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों उसके जहाज़ जो हैं वो अरेबियन सी के अंदर ईरान के साहिल से दूर लेकिन ईरान की तरफ जाने वाले हर जहाज़ को, खास का ताल्लुक ऑयल टैंकर से हो या वो कार्गो कैरी करता हो, उसको रोका जा रहा है। अब तक अमेरिकन का जो लास्ट मैंने देखा था सेंट्रल कमांड का नोटिफिकेशन या उनकी खबर, उस हिसाब से वो कहते हैं कि 39 या 40 39 या 40 जहाज़ जो हैं उन्हें वापस कर दिया गया है, या उनको ईरान के अंदर वापस कर दिया गया है, या उनको ओशंस में से वापस कर दिया गया है, और उनमें बाज़ जहाज़ों को सीज़ कर लिया गया है। अमेरिका ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है, और जिन जहाज़ों को अपनी कस्टडी में सीज़ किया है उसमें ओपन सीज़ में भी किया है। ये सिर्फ कोई अरेबियन सी में नहीं किया, बल्कि बहुत दूर इंडियन ओशन में, स्ट्रेट ऑफ मलाका के बाहर, मलेशिया के करीब भी 2 ऐसे जहाज़ों को जो ईरानियन फ्लैग कैरी करते थे, इसी तरह हिंदुस्तान के साहिल के करीब भी उन्हें सीज़ कर लिया गया है और उनको कंट्रोल कर लिया गया। अंडर द सर्कमस्टांसेस अब ये खबर आना कि पाकिस्तान ने ईरान को ट्रांजिट फैसिलिटी दे दी है कराची से, पोर्ट कासम से, गवादर से, और बताया जाता है कि अपेरेंटली 3000 से ज़्यादा ईरान के टैंकर्स जो हैं वो पाकिस्तानी पोर्ट्स पे स्टक हैं। अब जो खबर मैं अभी आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर भी करता हूँ स्क्रीन दिखा के, उससे ये नहीं पता चलता कि ये कंटेनर्स आ रहे थे और स्टक हो गए, बिकॉज इनको लाने वाले ट्रांसशिपमेंट के जहाज़ जिन्होंने इनको कराची से या पोर्ट कासम से उठाना, पोर्ट कासम तो खैर ड्राई पोर्ट है, या इनको उठाना था गवादर वगैरह से, क्या ये कोई ऐसी ट्रांसशिपमेंट चलती थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में? वो ऐसे बड़ी अजीब बात होगी कि अगर ऐसी ट्रांसशिपमेंट चलती थी, बिकॉज ईरान के अपने बहुत से साहिल हैं ओपन अरेबियन सी में, तो उनके कंटेनर जो हैं 3000 पाकिस्तान में ही आके क्यों स्ट्रक होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 13 अप्रैल के बाद ईरान का सारा जो कार्गो समुद्रों के ऊपर था उससे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक अरेंजमेंट में पाकिस्तानी पोर्ट्स पे उतारा है और अब उनको वहाँ से ट्रांजिट किया जा रहा है? लेकिन ये अगर पाकिस्तान ने वाकई किया है, जिस तरह से इस वक्त की छोटी छोटी खबरों से हमें पता चल रहा है, जो अल जज़ीरा की भी है, पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी है, मेरा ख्याल है डॉन में भी है, लेकिन कहीं पर भी ये हेडलाइन नहीं है, कहीं पर भी इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं। इसको बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे एक वर्किंग अरेंजमेंट था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, शुरू से चलता आया था। लेकिन और अब हमें पता नहीं है कि ये अमेरिकन की मर्जी से, टैसिट अप्रूवल से इन्होंने किया है या ये इन्होंने बहादुरी दिखा दी है बहुत ज़्यादा। लेकिन इन एनी केस अगर ये इन्होंने जिस तरह से भी किया है, ये कमाल महारत का इन्होंने काम कर दिया है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको इसकी चंद डिटेल्स इसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है। यहाँ जिस तरह से मैंने इसको खोल के दिखाया है, इससे तो ऐसा लग रहा होगा ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, इस्लामाबाद अलाउज ट्रांजिट ट्रेड टू ईरान। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये होम पेज पे चले जाएँ, ये कहीं पर हेडलाइन वेडलाइन नहीं है। हेडलाइन इनकी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गए हैं, बहुत सी और ख़बरें यहाँ चल रही हैं, ज़लज़ले के झटके आ गए हैं इस्लामाबाद में, ऑयल की प्राइसेस की खबर है, यूरोपियन यूनियन की खबर है, और बहुत सी खबरें। ये इनका बेसिकली होम पेज, ये कहीं खबर नहीं, ये एक छोटी सी खबर है। ये देखें, इस्लामाबाद अलाउज ट्रांजिट ट्रेड, ये हमने खोल ली खबर, इस्लामाबाद अलाउज दी ट्रांजिट ट्रेड, ये खुल गई थी खबर। अब ये इसे कहते हैं, इसमें आप ये देखें, मैंने कुछ इसके पैराग्राफ हाईलाइट किए हैं जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, साथ साथ मैं उर्दू में इसे ट्रांसलेट करता चला जाऊँगा। इन अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट एम्ड एट फैसिलिटेटिंग रीजनल ट्रेड, Pakistan has decided to allow the transit of goods to Iran through its territory, according to a notification issued by the Ministry of Commerce. उन्होंने कहा जी एक पॉलिसी शिफ्ट आई है पाकिस्तान की, जिसमें रीजनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दो मुल्कों के दरमियान रीजनल ट्रेड की बात हो रही है, कहीं अमेरिका का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ द ट्रांजिट, यानी परमिट कर दिया है ट्रांजिट को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक इसके हवाले से नोटिफिकेशन इशू किया। द नोटिफिकेशन टाइटल द पाकिस्तान
through transit trade to Iran order 2026 has come into immediate effect. ये मेरा ख्याल है 26 तारीख को इशू हुआ है, 25 या 26 को. It enables goods originating from any third country to be transported through Pakistan and delivered to designated locations in Iran, marking a major step toward enhancing cross-border trade connectivity. Once again ऐसा लग रहा है कि ईरान पाकिस्तान कोई ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे थे और ये ऑर्डर है, ये कहता है कि जहाँ से भी किसी थर्ड कंट्री से ये गुड्स आ रहे हों, जर्मनी से आ रहे हों, हिंदुस्तान से आ रहे हों, यूरोप से आ रहे हों, ये पाकिस्तान के लैंड से किसी भी ईरानियन डेस्टिनेशन में जा सकते हैं. To implement the decision, the federal government introduced amendments to the Import and Export Control Act 1950. आगे देखें कि officials said the order will apply specifically to goods that originate outside Pakistan and are transported through Pakistani territory and route to Iran. यानी पाकिस्तानी ये गुड्स नहीं है, ये पाकिस्तान का ट्रेड नहीं है, ये बेसिकली ट्रांसशिपमेंट है, ये ट्रांजिट है, ये बाकी सारी दुनिया से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं. अच्छा, की मैरीटाइम एंड लैंड एंट्री पॉइंट्स, ये येलो में आप पीले रंग में, लैंड एंट्री पॉइंट्स इंक्लूड गवादर, कराची एंड पोर्ट कासिम. यानी ये एंट्री पॉइंट्स हैं जिसमें कराची पोर्ट है, जिसमें गवादर है, इसमें पोर्ट कासिम है. फ्रॉम दीज हब्स consignment will move through a network of Balochistan routes. बलोचिस्तान से जाएंगे, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ. along the designated routes, गवादर गबोल corridor, Gabad corridor is included along with routes passing through coastal and inland points such as Liari, Maira, Pasni and Gabad. ठीक. अच्छा, अब एक आध लाइन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग और है. ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है. ऑन अप्रैल 13 पाकिस्तान फॉर्मली लॉन्च. अप्रैल 13 को क्या हुआ? अप्रैल 13 को अमेरिका के सदर ने ईरान के नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया और अप्रैल 13 को उनको 2 दिन लग गए उसको पक्का करते करते, जहाज़ों को पोजीशन करते करते. अभी भी वैसे शिकायत तो बहुत है दुनिया भर के मीडिया को कि पक्का नहीं है उनका होल्ड. सेंटकॉम का तो दावा है कि हम मक्खी भी नहीं वहाँ से गुजर सकते समंदर से, लेकिन बहुत से और जो पब्लिकेशंस हैं जैसे फाइनेंशियल टाइम है बरतानिया की, उनका ये ख्याल है, यूरोप की, उनका ख्याल है कि नहीं, वो इतना सख्त होल्ड नहीं. बहरहाल 13 अप्रैल को Pakistan formally launched the Pakistan-Iran Transit Corridor, marking a significant step toward enhancing regional trade connectivity as the first export consignment was dispatched from Karachi to Tashkent. अच्छा, मैंने और भी देख लिया, किसी जगह में अमेरिका का इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसको हम बंद कर देते हैं और हम एक दूसरी स्टोरी खोलते हैं जो इससे 2 दिन पहले अल जज़ीरा ने पब्लिश की है, जिसका हेडलाइन स्टोरी की है, 2 या 2.5 दिन हो गया इसको. With 3,000 containers stuck in Pakistan, Iran explores more land routes. ईरान के 3,000 कंटेनर पाकिस्तान में स्टक हो गए हैं. ईरान एक्सप्लोर कर रहा है कि उसको अल्टरनेट लैंड रूट्स मिले इन कंटेनर्स को यहाँ से निकालने के लिए. सेकंड, इसकी सब टाइटल लाइन कहती है, डॉक्यूमेंट्स सीन बाय अल जज़ीरा शो ईरान इज सीकिंग लैंड ट्रांजिट फॉर स्ट्रैंडेड कार्गो एमिड यूएस ब्लॉकेड थ्रेट. अल जज़ीरा के ऊपर वो पाबंदियाँ नहीं हैं, वो ज़रा आसानी से लिख सकते हैं. उन्होंने कहा अल जज़ीरा ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जिससे ये पता चल रहा है कि ईरान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनको एक लैंड ट्रांजिट रूट चाहिए अपने कार्गो के लिए, जो कि यूएस ब्लॉकेड की वजह से फंस गया है. ये मेरा ख्याल है कराची पोर्ट की है. ये कौन सा वेयर हाउस है? जी बिल्कुल कराची पोर्ट की है. इतना बड़ा पोर्ट कराची का ही होगा जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं. अच्छा, अब इसकी जो येलो में लाइंस हैं, कराची पाकिस्तान, एट कराची पोर्ट द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान 3,000 स्ट्रैंडेड कंटेनर्स होल्ड कार्गो दैट वाज मेंट टू बी शिप्ड टू ईरान. वॉट इन दैम इज़ नॉट नोन. ये तो खैर उसके अंदर कोई टैंक नहीं होंगे, आई एम श्योर कि उसमें डिफरेंट किस्म का कार्गो होगा. बट दी वेसल्स दैट वाज सपोज टू कलेक्ट दैम हैव नॉट अराइव. अपेरेंटली यहाँ से ऐसा लगता है कि कोई जहाज़ों ने आना था इनको लेने के लिए जो नहीं आए. आई डू नॉट नो कि इस किस्म का कोई ट्रेड पाकिस्तान ईरान के दरमियान में होता है जिसमें ईरान की बाउंड गुड्स एंड कंटेनर्स पहले पाकिस्तान के पोर्ट्स में आते हैं, फिर वहाँ से आगे जाते हैं. एंड विद tensions in the Strait of Hormuz escalating, there is no clarity on when those ships might finally be able to reach Karachi. अब जो इसकी significant line है, but since April 13th, the Trump administration has imposed its naval blockade that has effectively stopped ships sailing through the strait that either left or were destined for Iranian ports. तो ये कहानी आपके सामने बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ने बहुत जुर्रत का मुजाहरा कर दिया है, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इस किस्म की जुर्रत का मुजाहरा करेगा. अब इसके साथ ये एक और चीज़ देख लें, ये वैसे पाकिस्तानी एनालिसिस है कामरान यूसुफ साहब का. बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्सपैंड्स अक्रॉस द रीजन. ठीक, अब मैं इसको अगर स्क्रीन शेयरिंग इसकी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरी, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये स्टोरी बेसिकली तो ये कहती है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने मस्कत ट्रैवल किया. वो सिर्फ चंद घंटे वहाँ पे रहे. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो मस्कत पाकिस्तानी जहाज़ के अंदर गए, एयरक्राफ्ट में. इन अदर वर्ड्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको पाकिस्तानी प्रोटेक्शन अफोर्ड की गई पर्शियन गल्फ के ऊपर फ्लाई करते हुए, क्लोज टू, मतलब ज़ाहिर है कि वो एक कंटेस्टेड एरिया है
और उनके मेंबर्स जो हैं डेलीगेशन के वो चले गए वापस तेहरान फॉर कंसल्टेशन विद द लीडरशिप बैक होम। अच्छा, इसमें एक रूट अभी मैं मैप आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन ध्यान रखिए कि ईरानी जब फ्लाई करते हैं पाकिस्तान में, वो स्ट्रेट अवे अफगानिस्तान के ऊपर से आते हैं, ईरान से निकलते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हैं, वो इस्लामाबाद आते हैं। इसका मतलब है कि डेलीगेशन उनका उसी रास्ते से गया है जो एक सिक्योर उनकी अपनी एक पैसेज है, जबकि चूंकि इनको पर्शियन गल्फ के ऊपर जाना था, ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से गए हैं फ्लाई करके। अपनी अपॉन हिज रिक्वेस्ट दोबारा आके सोर्सेस कहते हैं कि अब्बास अरगची ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से, सून आफ्टर अराइविंग फ्रॉम ओमान एज पार्ट ऑफ कंसल्टेशन ऑन एफर्ट टू डी एस्केलेट रीजनल टेंशन। यहाँ पहली दफ़ा मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान, अमेरिका की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक डिक्टेशन है, उनका जोर है अमेरिका का, पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, लेकिन इस वक्त जो हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर से ओरिजिनेट कर रही है, ये वाकई ही सिग्निफिकेंट है। जिस तरह से ईरानी अब पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहे हैं, एक तरह का उनका एक रिलेशनशिप बन गया है इंटरडिपेंडेंस का, कि वो ओमान गए, ओमान से वापस आके उन्होंने दोबारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ब्रीफ किया, और उसके बाद इसमें से मजीद जो हमें चीज़ पता चलती है वो सिग्निफिकेंट है। ये येलो में देखें, फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम ओमान द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो हेल्ड सेपरेट कॉन्टैक्ट्स विद कतरी and Saudi counterparts in what is being seen as an attempt to develop a broader regional framework ahead of a potential deal between Tehran and Washington। यानी गुज़िश्ता 48 घंटे में, ये 24-36 घंटों में, 24 घंटे कह लें, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओमान से आने के बाद उन्होंने राब्ता कायम किया है टेलीफोनिक, उन्होंने बातचीत की है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से भी, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से भी, और मैंने किसी और जगह पढ़ा है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी, और यहाँ और एक रीजनल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका हल जो है सिचुएशन का निकाला जाए। यहाँ पर ग्रीन में यह है कि टर्की टू इज प्लेइंग ए पार्ट, लेकिन इस पर उसकी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं की गई हैं। अब इसमें जो चीज़ मिसिंग है, अब ये एक्सियोस की स्टोरी आपके सामने मैंने खोल दी है, जो मैंने पिछली स्टोरी आपके सामने डिस्कस की, पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एनालिसिस था, उसमें आपने देखा कि एक चीज़ मिसिंग थी। मिसिंग चीज़ क्या थी? सऊदी अरब से बात हो रही है, कतर से बात हो रही है, तुर्की से बात हो रही है, और जगहों पर पता चलता है इजिप्ट से बात हो रही है। मिसिंग लिंक क्या है? किसी की मुत्तहिदा अरब इमारात से बात नहीं हो रही। मुत्तहिदा अरब अमारात इस पूरे बैंड वैगन से, फ्रेमवर्क से ही बाहर हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपने $3.5 बिलियन भी वापस ले लिए, जो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान ने उनको देने हैं, उसमें सिर्फ अब 3 दिन रह गए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइल की तरफ नज़र आ रहा है, और ये बाकी सारे जो है ये अपनी अलग से एक रीजनल फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, कतर, ओमान, ये सब एक तरफ आपको नज़र आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, और मुत्तहिदा अरब अमारात जिसकी पहले भी सऊदी अरब के साथ अफ्रीका के इशू पे, यमन के इशू के ऊपर, सोमालिया और सूडान के इशू पे उसकी एक टेंशंस चल रही थी, जिसका पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं, दोबारा भी जिक्र करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। तो वो एक अलग आपको कोने में नज़र आ रहे हैं। अब वो कोना जो उनका अलग है, उसका इससे अंदाज़ा लगाएं कि यही पिछले 24 घंटे में हमारे फेवरेट जो चीता है बराक रवत, उसने ये स्टोरी निकाली है। स्कूप होती है ऐसी चीज़ जो किसी को पता ना हो और जो आप पहले क्लेम करते हैं। स्कूप एक जर्नलिस्टिक टर्म है, तो ये स्कूप है एक्सियोस का। इसराइल सेंट आयरन डोम सिस्टम एंड ट्रूप्स टू यूएई ड्यूरिंग ईरान वॉर। इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम जो है और अपने ट्रूप्स जो हैं, अब ट्रूप्स उनके बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, नॉट डेट के कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, वो उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात भेजे ड्यूरिंग द ईरान वॉर। ये कब भेजे इन्होंने, ये मैं इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बता दूँ। Israel sent the United Arab Emirates an Iron Dome air defense system with troops to operate it early in the war with Iran. 2 Israeli officials and 1 US official told Axios, यानी 2 इसे कहते हैं इसराइली ऑफिशियल्स ने और एक अमेरिकन ऑफिशियल ने एक्सियोस को, बराक राबित को ये बताया है कि जैसे ही जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की रिक्वेस्ट पे इसराइल ने उनको अपना जो स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम सिस्टम है वो उनको प्रोवाइड किया। अब इसकी कुछ डिटेल्स की पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द एमिरेटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ईरान हैड फायर्ड अराउंड 550 बैलिस्टिक and cruise missiles and more than 2200 drones at the UAE। अब आपको ये भी समझ आता है कि अगर ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइल और इनको उन्होंने 2500 या 2200 ड्रोन्स का हमला अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पे किया, जिसकी खबरें इन्होंने बिल्कुल छुपा के रखी हुई हैं, खासा नुकसान वहाँ पे हुआ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल सबसे ज़्यादा की कंट्री के तौर पर, अगर इसराइल का कोई एलाय किसी ने इमर्ज किया है इस रीजन में, तो वो UAE ने माशाल्लाह किया है। Most of the missiles and drones were intercepted, but some managed to hit military and civilian targets in the country। मुझे कोई ऐसा शख्स जो एक दो फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो वो कह रहे थे कि सिस्टम हमारा बड़ा ज़बरदस्त है UAE का। अब समझ आ रही है कि क्यों इतना ज़बरदस्त सिस्टम था डिफेंस का। अब इससे मजीद यह है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑर्डर्ड द इसराइली डिफेंस फोर्सेस टू सेंड, यानी वो ये कह रहे हैं बाकी कि जैसे ही सूरत हाल डेवलप हुई, मोहम्मद बिन जैद ने
अन-नहयान ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे डिफेंस के लिए हमें अपना स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम सिस्टम दें, और वो फिर उनको सिस्टम जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में उनको प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये 26 अप्रैल को ये स्कूप किया है बराक रावत ने हमें बताने के लिए कि असल में कहानी चल रही थी, अब जबकि एक तरह का सीज़ फायर है इस स्टेज पे हुआ और ईरान के कोई मज़ीद हमले जो हैं वो नहीं हो रहे। जो ग्रीन में लाइन है बहुत मज़े की है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम द इसराइल हैड सेंट एन आयरन डोम बैटरी टू अनदर कंट्री एंड द UAE was the first country outside the US and Israel in which the system was used. अमेरिका और इसराइल के बाद UAE पहला मुल्क है जहां कहीं आयरन डोम को इस्तेमाल किया गया है। ये पहला अरब और मुस्लिम कंट्री है जिसको डिफेंड करने के लिए इसराइल ने ना सिर्फ आयरन डोम दिया बल्कि अपने ऑपरेटर्स और उन्होंने अपने ट्रूप्स भी दिए हैं। फिर ये आखिरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, द इसराइली एयरफोर्स ऑल्सो कंडक्टेड न्यूमरस स्ट्राइक्स टू टेक आउट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पोजिशन इन सदर्न ईरान बिफोर दे कुड स्ट्राइक द UAE अदर गल्फ रीजन। ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपना आयरन डोम सिस्टम दिया, बल्कि इसराइली एयरफोर्स ने पिंसर प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स की सदर्न ईरान के अंदर, ताकि उन तमाम मिसाइल बैटरीज को जो शॉर्ट रेंज मिसाइल बैटरीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो पोटेंशली UAE को हिट कर सकते थे अदर गल्फ कंट्रीज। तो इतनी एक कॉपरेशन जो है वो देखी गई है। इसके हवाले से इसको बाद मैं बंद करता हूँ, मैं ज़रा इसके ऊपर वापस आता हूँ आपसे कुछ और बात करने से पहले। देखें, आपको याद होगा जो इंटरव्यू मैंने किया लाइथ मारूफ के साथ जो पैलेस्टीनियन सीरियन इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर हैं जो कि फ्री पैलेस्टाइन टेलीविज़न के फाउंडर हैं। उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें बताया कि ये जितनी भी वासल स्टेट्स हैं ये जो है एक इम्पीरियल आर्किटेक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब जो ये जंग है, इससे पहले किसी ने शायद इतनी शिद्दत से इसको महसूस ना किया हो कि ये सारा का सारा GCC का ढांचा क्या था, और इस वक्त ये GCC का सारा ढांचा, इसका ताना बाना, इसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो बड़ी खुल के हमारे सामने बल्कि सारी दुनिया के सामने आ गई है। एंड थैंक्स टू अमेरिकन पब्लिकेशन। अगर अमेरिकन मीडिया इसको खुल के इतना लिखता ना, अमेरिकन और इसराइली मीडिया, तो शायद ये चीज़ कभी भी हमें इतना इस तरह से समझ ना आती जिस तरह से हमें समझ आई। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट था लाइथ मारूफ का, और जो अब समझ हमें आ भी रही है और बहुत से और भी अमेरिकन एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये आर्किटेक्चर जो है वो शायद इस तरह से एग्जिस्ट ना कर सके। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के 13 बेसिस थे, तकरीबन सारे ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कहते हैं 11 तो इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं कि वो नाकारा ही हो गए हैं, उसको छुपा के रखा गया है। और ये शुरू में ये बात अमेरिका के ज़राए ब्लॉग में छपी नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों में इंक्रीजिंगली ये चीज़ छप रही है कि वो बेसिस बहुत ही बुरी तरह से ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और उस पर इतना खर्चा लगेगा कि उनकी अफादियत भी ज़ाया हो गई है कि अगर वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते थे तो फिर उनको रखने ही की क्या ज़रूरत है। तो ये दोबारा जो है वो कायम नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में तब्दीली आएगी। बाज़ व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का, तुर्की का, इजिप्ट का रोल हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है स्टेज के ऊपर। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी, और इसमें हमें इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि बाकी GCC कंट्रीज़ एक तरह से रीऑर्गेनाइज अपने आप को कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान ने जब रास लफान की गैस की जो रिफाइनरीज थी उनको नाकारा कर दिया और तुर्की और कतर को फोर्स मेजोर डिक्लेयर करना पड़ा, तो उसके बाद से कतर ने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में से निकालने की कोशिश की। अब कुवैत और बहरीन में क्या सिचुएशन है हमें ठीक तरह से पता नहीं है, कोई हमें खबरें नहीं आती, लेकिन सऊदी अरब की इंक्रीजिंगली कोशिश ये है, लगता ये है कि वो अपने आप को इससे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान जो है वो अब थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जाते नज़र आ रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो दूसरी तरफ खड़े हैं इसराइल और अमेरिका के साथ, ख़ास करके इसराइल के साथ, और ये हो सकता है कि बहरीन और कुवैत जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हों। अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें मैंने आपको कहा कि एक रीजनल डिप्लोमेसी है, एक ऐसी रीजनल डिप्लोमेसी है जिसके बारे में मुख्तलिफ एनालिसिस देख के हमें ये पता चलता है कि ये ममालिक जो हैं एक हल निकालने की इस स्टेज के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने एक सेंट्रल स्विच बोर्ड की शक्ल इख्तियार कर ली है, और ईरान ने उनकी इस पोजीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इस वक्त जब हम बोल रहे हैं, इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची पाकिस्तान आने के बाद, जनरल आसिम मुनीर से मिलने के बाद रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त वो शायद रशिया के जो सेकेंड उनका कैपिटल सिटी है पीटर्सबर्ग, वहाँ पर वो होंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर है। 2003 में जब इसकी सेंटीनियल था, 22 सेंटीनियल था, 200 ईयर एनिवर्सरी थी सेंट पीटर्सबर्ग की, तो मुझे उस वक्त यहाँ जाने का मौका मिला था और मैंने एक हफ़्ता वहाँ गुजारा था। बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ये रूस के उस ज़माने का शहर है जब रूस ने मगरब का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। उससे पहले रूस को हमेशा एक एशियाटिक पावर समझा गया था, और ये स्वीडन के तर्ज के ऊपर और स्वीडन के आर्किटेक्चर से मुतासर होकर शहर बनाया गया।
डॉक्टर अब्बास अरगची की मुलाकात जो है वो रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव के अलावा उनकी मुलाकात जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी होगी और वो उनको ब्रीफ करेंगे। तो यूँ एक बड़ी रोबस्ट किस्म की रीजनल डिप्लोमेसी जो है वो ईरान कर रहा है, और लग यही रहा है कि अगर ये रीजनल डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो हम किसी बड़ी जंग से बच जाएंगे, बावजूद इसके कि अमेरिका के 3 बहुत बड़े बहरी बेड़े इस वक्त रीजन में मौजूद हैं, बहुत इमेंस फायर पावर है और नेवल ब्लॉकेट भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक डिप्लोमेसी है जो एक डायरेक्शन यहाँ पे हमें पकड़ती हुई नज़र आती है। अभी जो सारी तमहीद है इसमें जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने अब एक पूरा का पूरा हेड ऑफ द स्टेट का रोल जो है वो इख्तियार कर लिया है, और ये उनका रोल ज़ाहिर है वो हमेशा से ही पावरफुल थे। फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स स्याह सफ़ेद के मालिक थे, ये सारी अमेंडमेंट्स से सारा ढांचा उन्हीं के गिर्द घूम रहा था। वो फील्ड मार्शल भी बन गए, वो CDF भी बन गए, वो हिंदुस्तान से जंग भी जीत गए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस वक्त हुई जब बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर ईरान जाते शहबाज शरीफ साहब या फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जाते, चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद ईरान गए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एलची बनकर उनका मैसेज लेके। वहाँ से उन्होंने एक डिफरेंट रोल इख्तियार कर लिया। उसके बाद आप देखें आपको ना शहबाज शरीफ कहीं नज़र आ रहे हैं, ना इसहाक डार कहीं नज़र आ रहे हैं। अब इस सारी की सारी जो एक्टिविटी हो रही है डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, उसका महवर आपको जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुझे फीलिंग ये होती है कि आसिम मुनीर अब धीरे धीरे, ये शायद बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी उनका अगला स्टेप ये होगा कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन वहाँ पर हर्डल ये है कि जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या आप यूनिफॉर्म उतारते हैं? अगर आप यूनिफॉर्म उतारते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, बिकॉज एक नया आर्मी चीफ आ जाता है। तो शायद आसिम मुनीर की कोशिश ये होगी, उनकी थिंकिंग ये होगी कि वो यूनिफॉर्म ना उतारें, एक यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट बन जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को ऐसा किया जाए कि उनकी पोजीशन को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि मुझे लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ इस स्टेज के ऊपर पॉलिटिकल कंसेशंस भी देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपनी ऑपोजिशन को, मीडिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सीन हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं अभी एक और ख़बर मैंने देखी है जो मुझे पहले पता भी नहीं चली और समझ भी नहीं आई, लेकिन वो ख़बर ये है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं फ़खर रहमान, एक दिन पहले मैंने देखा था कि कोई जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गया। आज मुझे बहुत से लोगों ने कहा कौन से जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गए, फिर मैंने देखा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। फ़खर रहमान साहब को पीका प्रोब में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक क्राइम जो एक्ट है उसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और कुछ किसी को क्लियर नहीं है, ये पूरी स्टोरी से कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि असल में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपेरेंटली किसी ट्वीट को रीट्वीट किया है या किसी रिलीजियस स्कॉलर को कोट किया है जिसके बेसिस पे उनको पकड़ लिया है, जिसको देख के ऐसा ही लगता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी मचाना है, हैरेसमेंट करना है। लेकिन इसमें जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि जिस FIR में उनको गिरफ्तार किया गया है, इस FIR में मैं भी हूँ। द पेका केस रिपोर्टेडली इंक्लूड सेवरल अदर नेम्ड इंडिविजुअल्स, यानी जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। ये देखें, पीका केस नेम्स मल्टीपल जर्नलिस्ट, इसमें नाम लिखे हैं साबिर शाकर, मुईद पीरज़ादा, हैदर रज़ा मेहदी, आदिल राजा, जिब्रान इलियास जो शिकागो में हैं, हैदर मेहदी जो कनाडा में है, और साबिर शाकिर जो बरतानिया में है, रिजवान अहमद गिलज़ई कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, आकिल हुसैन कौन है, सत्यान रज़ा कौन है। और अच्छा, इसमें भी लिखा हुआ है कि द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एलिगेशन अगेंस्ट ईच इंडिविजुअल हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली डिटेल्ड इन पब्लिक स्टेटमेंट सो फॉर। एक कोई अजीब सी FIR किसी ने मुझे भेजी है पाकिस्तान से जो पढ़ी नहीं जा रही, उसमें मुझे सिर्फ अपना नाम मैं पढ़ सका हूँ और साबिर शाकिर का, लेकिन उसमें पता नहीं कोई ट्वीट हमने किया है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है कौन सा हमने ट्वीट किया है जिसकी बेसिस पे उन्होंने एक और FIR कर दी। अब पहले ही 80 साल की ये हमें सज़ाएँ सुना चुके हैं, और अब मज़ीद क्या सुनाना चाहते हैं, या ये ट्विटर को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, ट्विटर अकाउंट बंद करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हैदर रज़ा मेहदी साहब के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, मेरी 2-3 दफ़ा उनसे बात हुई है। हैदर के कोई घर के मसले थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, उनके कोई फैमिली इशूज़ थे, फिर उनको ट्रैवल करना पड़ गया। फिर वो कहते थे मैं थका हुआ बहुत हूँ, मैं बहुत जल्दी अपना प्रोग्राम, अगर उन्होंने बंद किया हुआ शायद एक आध दिन में या इसी हफ्ते, वो अपना वीलॉग दोबारा शुरू कर देंगे। आदिल राजा का मैं कहना भूल गया, वो भी ब्रिटेन में। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त है पाकिस्तान में। और एक मैं और आपको चीज़ दिखा दूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। ये एक इंडियन प्रोग्राम है, आरफा खानम शेरवानी के साथ मैं इस प्रोग्राम में गया था। इसे अगर आपको मौका मिले ज़रूर देखें, मैंने इसको ट्वीट भी किया है और मैंने इसको अपने जो व्हाट्सएप का चैनल है उसके ज़रिए भी मैंने इसको शेयर किया है। इस प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इसमें आपको पता है जब भी आप किसी हिंदुस्तानी चैनल के ऊपर जाते हैं, किसी जर्नलिस्ट के साथ जाते हैं, तो उनके जो
95% नहीं तो कम से कम 90% सवाल ये होते हैं कि पाकिस्तान ने ये भी गलत किया, पाकिस्तान ने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, फिर पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, पाकिस्तान वो गलत कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पाकिस्तान फेल हो गया। तो सारे सवाल इसी किस्म के होते हैं, उन्होंने पूरे लिख के रखे होते हैं सारे सवाल, तो उनका एम्बेड ये होता है। तो इसके दरम्यान में मुझे कहीं मौका मिला तो मैंने अरफा को ये भी कहा कि देखिए, जब आप पाकिस्तान के रोल की बात करते हैं कि पाकिस्तान का रोल किस किस्म का है ईरान अमेरिका की डिप्लोमेसी में, तो ये रोल हिंदुस्तान भी प्ले कर सकता था। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब चले गए 2 दिन पहले, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत से 2 दिन पहले वो 3 दिन के लिए चले गए, इसे कहते हैं, उनको इज़राइल चले गए और बहुत ही वार्मली उनको वहाँ पे एम्ब्रेस किया गया। तो आपने अपना हाई पेडेस्टल जो है ग्लोबल साउथ की लीडर की हैसियत से वो आपने ज़ाया कर दिया, आप न्यूट्रल ना रह सके इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा जो एक रोल है मीडिएशन का, ये आपको नहीं मिल सका। अदरवाइज़ ये जो रोल है वो हिंदुस्तान को भी मिल सकता था, बिकॉज हिंदुस्तान की एक इंडस्ट्रियल इंटरडिपेंडेंस भी है जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, और ईरान के साथ भी बड़े दीरीना ताल्लुकात हैं। तो वो बड़ी परेशान हो गई बाद में और कहने लगी ये आपने कह तो दिया है, पता नहीं हम चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, लेकिन वो चला दिया उन्होंने। मैं बहुत हैरान हुआ, मेरा नहीं ख्याल था, मुझे था कि ये काट दिया जाएगा और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म है वो भी उन्होंने चलाई। अब मैंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं बहुत जल्दी और भी इंटरव्यूज़ करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं जनाब आप इंटरव्यू करते हैं तो बंदे को बोलने दिया करें, उसको रोका ना करें। देखिए, जर्नलिस्ट जब इंटरव्यू करता है, ख़ास करके 1-on-1, 1+2 या 1+3 एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप 1+1 इंटरव्यू करते हैं तो आप बेसिकली आपको दूसरी साइड से आना होता है। अगर कोई आपके सामने फ़लस्तीन की या पैलेस्टीनियंस की या PLO की या हिज़्बुल्लाह की बहुत तारीफ़ करेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्रिटिकल क्वेश्चंस के ज़रिए उसी के पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको बहुत बेहतर उस वक्त समझ आएगी जब मैं इसराइली एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स या राइट ऑफ द सेंटर, जो मुसलमानों से शदीद नफरत करने वाले अमेरिका के राइट विंग जो कमेंटेटर्स हैं, जब मैं उनके साथ अभी इंटरव्यू करना शुरू करूँगा तो फिर आपको समझ आएगी कि दरमियान में इंटरवीन करना और काउंटर क्वेश्चन करना जो है वो क्यों एक सहाफ़ी की और ख़ास करके टेलीविज़न मॉडरेटर जो है उसकी क्यों जिम्मेदारी होती है। सो कीप वॉचिंग, फिर आपसे मुलाकात होती है। अभी इतना ही।